हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। रेडियस मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं शेप्स। तो शेप्स का यूज़ करके आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी विंडो की फ्रेम बनानी है तो आप फ्रेम बहुत आसानी से बना सकते हो वो शेप का यूज़ करके। या फिर आपको कोई पाइपलाइन बनानी है, पानी की पाइपलाइन, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कंटिन्यूअसली अलग अलग पॉइंट्स में वेराई कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें कोई सीढ़ी बनानी है तो हम उसे एक जगह से स्टार्ट करते हैं, फिर अप डायरेक्शन में, फिर राइट डायरेक्शन में, फिर अप डायरेक्शन में, फिर राइट डायरेक्शन में। तो इस तरह के अगर आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आप शेप्स का यूज़ करके इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। शेप्स में आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सर्कल, एलिप्स, और भी कई ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम एक एक करके इन ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेप्स को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट पैनल पर आ जाना है, और उसमें आपको नीचे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिलेगा ज्योमेट्री, और सेकंड नंबर का मिलेगा शेप्स। तो आपको शेप्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने शेप्स पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है लाइन का, तो मैं लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ से ज्योमेट्री को बनाना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक जेड शेप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, और ये फोर्थ क्लिक। अब मुझे जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोक देना है, मैं वहाँ पर माउस का राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पर माउस का राइट क्लिक प्रेस किया तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी के बाद में अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये ओपन बाउंड्री वाला ऑब्जेक्ट था, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट था ये दोनों दूर दूर है, अलग अलग है। ओके, तो अब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, और अब मैं इसका जो पॉइंट है वो उसी ओरिजिन पॉइंट पे जाके ख़त्म करता हूँ। ओके, तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है यहाँ पर कि मुझे ये लाइन को सेम पॉइंट पे क्लोज करना है या नहीं। तो मुझे हाँ, इसे सेम पॉइंट पे क्लोज करना है। तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिया। अब इसके बाद में मैं तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से मेरे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सीधी सीधी लाइंस पे ना बने, बल्कि मुझे मेरी लाइंस में कर्व चाहिए। तो कर्व लाने के लिए फ़िलहाल मेरी लाइन लीनियर है, तो कर्व को लेने के लिए मेरे माउस को थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, और अब मैं इसे जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो अब ये इस तरह से मेरी कर्व बन जाती है। ओके, अब मैं इसको फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन का मुझे कर्व चाहिए, मैं वहाँ पर सेकंड पॉइंट दे सकता हूँ। ओके, मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया। अब सेकंड पॉइंट देने के बाद में मेरे कर्व का ऑप्शन छूट जाता है, तो ये फिर से लीनियर पोजीशन पे आ गया। अब अगर मुझे फिर से इस ऑब्जेक्ट के अंदर कर्व लानी है, तो मैं मेरे माउस को थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। तो जिस भी डायरेक्शन में मैं मेरे माउस को ड्रैग करता हूँ उस डायरेक्शन में मेरी कर्व बन जाती है, और मेरे माउस पर भी अब वो कर्व अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से मैं लाइन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कर्व्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्लोज कर देना है, तो मैं माउस का राइट क्लिक प्रेस कर देता हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ओके, अब इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन के टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉडिफिकेशन के टूल्स में जाने के लिए आपको पता है कि हमें मॉडिफाई पैनल में जाना होता है। तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में चले जाता हूँ। तो मॉडिफाई पैनल में मुझे सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रेंडरिंग का, दूसरा इंटरपोलेशन, तीसरा सिलेक्शन, और इसी तरह से मुझे नीचे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं फर्स्ट नंबर के ऑप्शन रेंडरिंग को यहाँ पर ओपन करता हूँ। मैंने एरो पे क्लिक किया तो मुझे रेंडरिंग के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हुए, जिसमें पहला ऑप्शन है इनेबल इन रेंडर, और दूसरा है इनेबल इन व्यू पोर्ट। तो अगर मैं सिर्फ इनेबल इन रेंडर को चेक करता हूँ तो आपको व्यू पोर्ट में मेरे ऑब्जेक्ट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रेंडर करता हूँ तो रेंडर करते वक्त मुझे इसमें चेंज देखने को मिलेगा। चेंज किस तरह का देखने को मिलेगा उसे देखने के लिए हमें इनेबल इन व्यू पोर्ट को चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पर चेक कर देता हूँ, तो अब मेरे ऑब्जेक्ट में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा थिकर हो गया है। ओके, तो जैसे ही मैंने इनेबल ऑन व्यू पोर्ट को क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे कुछ सेटिंग्स मिलती है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर मुझे रेडियल का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर मुझे थिकनेस, साइड्स और एंगल मिलते हैं। तो थिकनेस फिलहाल मेरी 2.54 सेंटीमीटर है। मैं अगर थिकनेस को बढ़ाता हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट की थिकनेस कुछ इस तरह से बढ़ती है। ओके, उसके बाद में आता है साइड्स। तो फिलहाल हमारे ऑब्जेक्ट की साइड्स है 12। तो ये आपको सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है।
अगर मैं इसकी साइड्स को यहाँ पर कम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरह से लो पॉली ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब अगर मैं इसकी सिर्फ अब अगर मैं इसकी सिर्फ 3 साइड्स रखता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप का बन चुका है। ओके, उसके बाद में ये स्प्लाइन बन रही है। अगर मुझे ये क्वाड शेप की चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 साइड्स कर दूंगा, और अगर मैं इसकी साइड्स बढ़ा देता हूँ तो ये स्मूथ सर्कुलर शेप हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप आपकी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हो। रेडियल में आपको एंगल का कोई काम नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे नीचे मिलेगा रेक्टेंगुलर। अगर आपको सर्कुलर शेप की जगह पर रेक्टेंगुलर शेप का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर को क्लिक कर देता हूँ, तो आपकी जो स्प्लाइन है वो रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी। उसी की सेटिंग्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको लेंथ यहाँ पर जितनी बढ़ानी है आप लेंथ बढ़ा सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर विड्थ मिल जाएगी, आपको कितनी विड्थ चाहिए। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर एंगल मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर एंगल को अगर बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा होता जा रहा है। अब अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक कैप का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इस कैप के ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि मेरे ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स पर जो फेसेस थे वो डिलीट हो चुके हैं। ओके, अब ये हॉलो शेप का बन चुका है। तो अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट के एंड्स पर फेसेस नहीं चाहिए तो आप कैप के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए, या चाहिए तो आप इसे चेक कर दीजिए। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर का वर्टेक्स है, सेकंड नंबर सेगमेंट है, थर्ड नंबर जो है वो है स्प्लाइन। तो मैं जैसे ही वर्टेक्स ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर मैं इसे वायर फ्रेम मोड पे लेके जाता हूँ F3 प्रेस करके तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरी जितनी भी कर्व्स है हर कर्व पे आपको एक वर्टेक्स पॉइंट देखने को मिलेगा। तो अब इन वर्टेक्स पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ और इस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये वर्टेक्स पॉइंट को सिलेक्ट किया और मूव टूल की मदद से अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो ये बहुत आसानी से मूव हो जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। ओके, तो मैं इस तरह से इस शेप की कंप्लीट ज्योमेट्री को चेंज कर सकता हूँ। मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में खींचता हूँ या इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मैं इसे आसानी से इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट को समझाने के लिए मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले टॉप व्यू में चले जाता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ओके, और इस ऑब्जेक्ट के मैं दोनों ऑप्शंस को रेंडरिंग के दोनों ऑप्शंस को चेक कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद में अब इसके बाद में अगर मैं सेगमेंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सेम वर्टाइसेस देखने को मिलेंगे जैसे हमें वर्टेक्स में देखने को मिल रहे थे। पर वर्टाइसेस में और सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि अगर मैंने ये वाले सेगमेंट को सिलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को मूव किया तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने सिलेक्ट सिर्फ ये एक वर्टाइस को किया था, लेकिन मेरा जो ये पूरा लाइन है, ये जो पूरा सेगमेंट है ये मूव हो रहा है। ओके, सेम चीज़ अगर मैं वर्टेक्स में करता हूँ, अगर मैं सिर्फ ये सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा सिर्फ इतना वर्टेक्स मूव कर रहा है, मतलब मेरा ये चीज़ स्टेबल रहेगी और मूव ये वाला हिस्सा होगा। ओके, लेकिन जब आप सेगमेंट पे क्लिक करते हो और आप किसी एक वर्टाइस को भी सिलेक्ट करते हो तो उस वर्टाइस से जो सेकेंड वर्टाइस कनेक्टेड है वो दोनों चीज़ों को यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। ओके, तो इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करने से हमारे इस पूरे सेगमेंट पे इफेक्ट गिरता है। ओके, सो इस तरह से सेगमेंट काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लाइन। तो आप जैसे ही स्प्लाइन पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ओके, अगर मैं किसी भी एक वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करता हूँ या किसी 2 वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करता हूँ तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा मूव होगा। ओके, तो अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे चला जाऊँ तो हमारा जो Z वाला ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। इसके बाद में हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट है जो हमने क्लोज्ड स्प्लाइन का बनाया था। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ये दोनों इनेबल रेंडर और व्यू पोर्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। और इसमें मैं सेम चीज़ यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर इसकी साइड वगैरह को मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके बाद में अगर मुझे रेडियल की जगह पर मुझे अगर ये रेडियल शेप में नहीं चाहिए, मुझे रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए तो मैं इसे रेक्टेंगुलर शेप में भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से मैं लाइन टूल की मदद से इन सारी सेटिंग्स का इस्तेमाल करके अलग अलग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, मैं क्रिएट कर पैनल पे चले जाता हूँ और मुझे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। सेम सेटिंग्स मुझे जो लाइंस में मिल रही थी वही सेटिंग्स मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल में भी मिलेगी। सबसे पहले रेंडरिंग में मुझे ये दो ऑप्शंस चेक करने को मिलेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले इस तरह से दिखेगा। अगर मैं ये दोनों को चेक कर देता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट फिर उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे यहाँ पर शो होंगे। आपको यहाँ पर रेडियल और रेक्टेंगुलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर उनकी थिकनेस और लेंथ विड्थ को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। मैं रेक्टेंगुलर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी इस तरह से लेंथ को और इस तरह से विड्थ को कंट्रोल करता हूँ। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लेंथ और विड्थ है वो इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर रही है, इसके पूरे साइज़ को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को कंट्रोल करना है तो रेक्टेंगल में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। आप जब बिल्कुल नीचे चले जाते हो डाउन पे, तो आपको पैरामीटर्स एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको लेंथ और विड्थ मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ से जब इसकी लेंथ को या विड्थ को कंट्रोल करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट का कितना साइज़ लंबा या छोटा रखना है मैं उसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से मैं पैरामीटर्स के यहाँ पर ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। और नीचे मुझे एक कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन मिलेगा। अगर मुझे मेरे कॉर्नर्स को कर्व करना है तो मैं इस तरह से मेरे कॉर्नर्स को कर्व कर सकता हूँ। ओके, तो मैं मेरे कॉर्नर का रेडियस बढ़ा सकता हूँ और इस तरह से मेरे ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो ये था हमारा लाइन और रेक्टेंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और 3ds मैक्स और इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।